हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर मेडिकल क्लासेस। और स्टार्ट हो जाओ अपने शैल्य तंत्र सब्जेक्ट की नेक्स्ट सिलेबस टू सिलेबस टॉपिक की सीरीज में। तो यहाँ पे है प्रनष्ट शैल्य, शैल्य निर्हरण उपाय। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं वो आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं और प्रीवियस एग्जाम में कहाँ पे कैसे पूछा गया है उसको इंक्लूड कर रहा है मैंने। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि आवर मेडिकल क्लासेस का सबसे मेन मोटिव होता है सिलेबस टू सिलेबस। तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें आपका टारगेट और प्रेफरेबल टारगेट दोनों में ही बताया गया है। तो अपनी सिलेबस में देख लो, ये है आपका यूजी सिलेबस 4th ईयर का। यहाँ पे बताया गया है कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सुश्रुत। तो किसका नाम आया? आचार्य सुश्रुत का। तो ध्यान रखो, शैल्य सब्जेक्ट में आचार्य सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइड बुक ज़्यादा बेटर है कि आप आचार्य सुश्रुत को फॉलो करो, वो संहिता फॉलो करो। संहिता बहुत अच्छी है और वो आज से लेकर के आने वाले सारे एग्जाम्स में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस चैनल को सपोर्ट करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना एफर्ट दे सकें। हम अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमारा पॉइंट क्या है? पहली बात, जो आए हुए 5 साल हैं, पिछले 5 सालों में पूछा गया क्वेश्चन, परिभाषा, भेद, शैल्य की गति, लक्षण, गुप्त चिकित्सा, शैल्य लक्षण, चिकित्सा और शैल्य निर्हरण सिद्धांत। तो ये सारे इस तरीके से कभी 5 में, कभी 8 में, कभी 2 में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ब्रीफ इसका आपको पूरा डिटेल्स पूछता है, उसके बाद आपको इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं या फिर आपको पूरा इसका ब्रीफ नॉलेज देनी होती है। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर रहे हैं। अब आप कवर करने जा रहे हो पहले प्रनष्ट शैल्य। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं कि आचार्य सुश्रुत के सूत्र स्थान में 26वां और 27वां अध्याय इस पे आपको मिलेगा। ठीक है, हम इसको शुरू करने से पहले जानेंगे प्रनष्ट शैल्य क्या है। जो शैल्य बाहर से शरीर के भीतर, जो मांस आदि धातु है जो भी उसमें अंदर चले जाते हैं, यानी प्रविष्ट कर जाते हैं तो और छिप जाए, कहाँ है उन्हीं को जानना है प्रनष्ट शैल्य। ठीक है, प्रनष्ट का अर्थ है यहाँ अदृश्य हो जाना, प्रविष्ट होना, एंट्री करना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक उदाहरण दे करके। जैसे बचपन में हमारी उंगलियों में कोई ऐसा छोटा सा तिनका चला जाता था और जो हमें दिखाई नहीं देता था, लेकिन हमारी उंगलियों की जो टिप होती थी, पोर होती, वहाँ पे एक हल्का हल्का दर्द महसूस होता था जब हम कहीं टच करते थे। तो उस बचपन को याद करना, यहाँ पे उसी चीज को सोचते हुए अपने दिमाग में बैठा लो कि प्रनष्ट शैल्य उसी छिपे हुए तिनके को ढूंढना। यानी जैसे शैल्य, अगर कोई इस प्रकार का शैल्य हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है तो उसी को प्रनष्ट शैल्य विज्ञान में हम देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जब आप लिख लोगे, ये समझ गए ना कि जो शैल्य बाहर से शरीर के भीतर जाता है, मांस आदि धातु में जो हमारी त्वचा होती है उसको एंट्री करता हुआ अंदर प्रविष्ट करता है, मांस में छिप जाए। ऐसे शरीर के किसी भी भाग में कोई भी शैल्य, यानी कोई भी बाहर से वार किया हुआ बाण हो या तिनका हो, कोई भी औजार हो, किसी भी तरीके से हमें घाव लगता है, लेकिन वो अंदर वो शस्त्र चला जाता है, ठीक, और हमें दिखाई ना दे। सेम लाइक आज के मॉडर्न में आप समझो कि गोली लग गई और आपको दिखाई नहीं दे रही कहाँ है और आपको उसे निकालना है। तो शैल्य क्या है? ऑपरेशन, सर्जरी करना। तो हम उस सर्जरी से क्या करते हैं, उस जो घाव से गया हुआ शैल्य होता है, जैसे कभी कोई आपको लोहे की सरिया या फिर कोई भी चीज़ अंग अंदर चला जाता है तो वहाँ तो पहले आचार्यों ने जो शास्त्रों में शैल्य जाता था, बाण जाता था, तीर जाती थी या लोहे की या समकल की धातुओं को अंदर प्रविष्ट हो जाते थे, उन्हीं को खोजने के लिए प्रक्रिया की, उसी को शैल प्रविष्ट शैल्य में रखा। तो प्रविष्ट शैल्य में शुरू करते हैं हम दो तरह के, एक शारीरिक, एक आगंतुक। तो शारीरिक और आगंतुक में क्या पड़े? पहला एक शब्द आता है शल। तो शल्य, शल्य या श्वाल जो भी ये दो हैं, वो इनके दो आशुगमन यानी कष्टकारी होते हैं, बहुत वेदना वक्त होते हैं। तो ये एक श्लोक है, इसलिए रखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को श्लोक पसंद है, वो श्लोक याद करते हैं, तो उन्हें उनके लिए श्लोक में दे रही हूँ। बाकी आप आंसर में लिखोगे कि शैल्य यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, या तो शारीरिक या तो आगंतुक। अब बताना है शारीरिक शैल्य और आगंतुक शैल्य क्या है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप यहाँ पे अपने पूरे आंसर को देख लेना। मैं यहाँ पे एक बार अपनी स्लाइड फिर से दिखा रही हूँ कि आपको शारीरिक शैल्य, आगंतुक शैल्य बताना है, उसके बाद उसमें क्या है धातु, उसके बाद बाण क्या होता है, गति क्या होती है, उसके बाद लक्षण क्या होते हैं। उन लक्षणों को बताते हुए आपको यहाँ पे
बताना है कि शैल निरण का सिद्धांत क्या है, और भी कुछ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप चलोगे अपने पॉइंट पे। हमने जाना प्रनष्ट शैल्य क्या है, अब समझेंगे कि वो 2 प्रकार के शारीर के आगंतुक हो सकते हैं जो हमारे शरीर में आए हैं। तत्र शरीरानाम 26वें अध्याय में आचार्य सुश्रुत ने बोला तत्र शरीरानाम रोमन खादी धातु अनमल दोष दुष्ट, यानी शारीरिक शैल दंत रोम नख श्रम अशु आदि होते हैं, धातु होती है, कोई भी अन्न हो सकता है, जैसे कान में है, कान में कोई अन्न पड़ गया और जैसे वो चना मटर या दाना जो छोटे बच्चे होते हैं वो डाल देते हैं और वो दिखाई नहीं देता, उसे भी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो शलाका से करके निकालते हैं, या फिर सर्जरी का पार्ट होता है दांत में या मुंह में किसी ने सिक्का, यानी वो हर वो शैल्य जो है हमारे शरीर के अंदर चला गया और हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी छिप गया है, उसी को जानना, उसी की चिकित्सा करना हमारा प्रनष्ट शैल्य के अंतर्गत है। यहाँ पे हम जानते हैं आगंतुक क्या है, तो आगंतुक जो बाहर से कोई भी ऐसा जो हमें दुख उत्पन्न कर रहा है वो आगंतुक शैल्य है। तो अभी मैंने क्या बताया, 2 प्रकार के शैल्य हो सकते हैं, एक शारीरिक शैल्य जो हमारे शरीर का ही दांत रोम नख होता है वो कहीं जाके फंस जाए, कहीं पे कोई तकलीफ आपको दे, कोई वेदना दे, वो हो गया वात आदि दोष या धातु हो या अन्न हो, ठीक। दूसरा आगंतुक जो बाहर से वार किया गया हो, ठीक, जो बाहर से आपको कोई दुख पहुंचा रहे, जो कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई तिनका, लकड़ी, धातु, जो सोना चांदी रक्त, कोई भी जो आपको कष्ट दे रहा है वो हो गया, अंदर एंट्री कर गया, जिसमें जैसे सिक्का खा जाना अंदर चला गया और वो आपको ऐसा चले जाए किसी अंग में छिप गया चुभ गया, या आपने खाने में कोई ऐसा कांटा या फिर कोई ऐसे जैसे जो लोग मांसाहारी होते हैं वो दान उनके जो मांस के टुकड़े होते हैं उसमें छिपे हुए जो कांटे होते हैं वो मछली से कांटे फंस जाते, तो वो भी एक तरह का प्रनष्ट शैल्य है, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने एक पॉइंट बताया, ठीक, आचार्य सुश्रुत ने पॉइंट बताया कि प्रनष्ट शैल्य में ये जो 26वें अध्याय में कि जो प्रनष्ट शैल्य है वो मेन अधिकार तो लोहे को, देखो लोहा पदार्थ, क्योंकि जब राजा और ये सब लड़ते थे उस समय तो लोहे के पदार्थ के ज्यादातर शैल्य होते थे, तो मेन अधिकार तो लोहे के शैल्य को, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बांस वृक्ष तृण अस्थि स्वर्ण रजत ताम्र किसी भी धातु पदार्थ हो सकता है। तो जो भी हिंसा में युक्त, जो भी लड़ाई में मार काट में या फिर वार करने में जो अपराध होते हैं उसमें प्रयोग हो रहा है उससे कहा गया है। तो आप सिर्फ दिमाग अपना मेकअप कर लो, आप लिखते चले जाओगे, इसमें कोई रटन विद्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया कि लोहे के जो मुख से वार होता था, जो दूर तक भाला हुआ ऐसे लक्ष्य को भेदा, उन्हीं को शैल्य बाण शब्द कहा गया, ठीक है, क्योंकि प्रनष्ट मतलब छिपा और शैल्य मतलब वो शैल्य जो प्रयोग किया, जिसको आप कह सकते हो तीर या बाण चला जाता था। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, लोहे शरिया तीर तलवार किसी से जो वार कर दिया जाए, लेकिन वो वार करता था। यहाँ क्या है, आपने कोई भाला मारा, ठीक है, कोई सरिया चुभी गिरे और आगंतुक है, ठीक है, गिरे और वो आपके अंदर फंस गया, ठीक है, वो पेशेंट के अंदर फंसा, सॉरी रोगी के अंदर फंसा है, रोगी के अंदर जब फंस गया तो उसी को चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 2 तरह के यहाँ पे बताए गए, वो जो है 2 तरह के बताए गए, वो हैं बाण 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। आचार्य सुश्रुत ने प्रनष्ट शैल्य प्रकरण में सर शब्द का प्रयोग किया है, या बस जानकारी के लिए रख लो, ये जो उसी को बाण शब्द कहा गया उसी को शैल्य शब्द कहा गया। 2 तरह के, एक कणी होगा, एक श्लक्षण होगा। तो कणी जो होता है वो कण युक्त है, जिसमें पिछला वाला जो भाग होता है वो तिरछा हो, एक उभार हो कर्ण समान, पंख की तरह जो चारों तरफ निकले होते हैं उस तरह का उभरा हुआ भाग होता है। कण रहित यानी जिसे श्लक्षण, इसके पीछे कोई भी भाग ना लिखा हो, कोई भी उभार ना हो, ठीक है, उसे कहेंगे कर्ण रहित। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट आंसर को एक आप रूप दे रहे हो इसके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं एक चीज वर्ड बोल दूं, विविध वृक्ष पत्र पुष्प फल तुला आकृति, ये आप वर्ड जरूर अपने आंसर में लिख देना, विविध वृक्ष पत्र पुष्प फल तुला आकृति। यानी आचार्य सुश्रुत ने एक एग्जाम्पल बताया कि पीपल के जो पत्ते होते हैं उसके समान चपटा और नुकीला हो सकता है, या फिर कनेर की डंठल जो पीछे होते हैं उसके समान। तो उन्होंने कहा कि तरह तरह के वृक्ष के पत्ते या उसके फूल या फलों के आकृति के समान ये शैल्य हो सकते हैं, ठीक है। जो आप अभी शैल्य तंत्र भेद पढ़ोगे उसमें आपको ये बताया जाता है।
दूसरा प्रनष्ट में आपने परिभाषा बता दी, प्रकार बता दिए, अब उसकी गति बताओगे। ठीक है, गति में बताओगे 5 तरह की गतियां बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, 5 प्रकार की गतियां बताई हैं, याद रखना, ऊपर नीचे विप्रस्थ और त्रियक और सरल, इसी को आचार्य सुश्रुत ने 5 बताया। और त्रिविध गति बताई है आचार्य संहिता में वाग्भट ने, वृद्ध वाग्भट ने त्रिविध बताई है, ऊर्ध्व, अधः और त्रियक। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 5 गतियां बताई है, ये मैंने लिख दिया है। आप इसको बोल सकते हैं उधर, अधो ऊपर, ठीक है, नीचे अधो, विप्रस्थ, तिर्यक और सरल। ठीक है, आपको यहाँ मिल जाएगा सर्वसल्यानुगतो महामत्तो व पंचविधो गति विशेष, ऊर्ध्वम, अधो, आवर्जनी, अस्थिरता, गुर्जस्थित। ठीक है, तो त्रिय, यहाँ पे त्रिय लिखा है, उसको सरल, तो ये जो आपको मेन है, ठीक है, उधो, अधो, आवर्जनी, त्रियक और सरल। तो ये आप गति लिखोगे, गति पूछी गई तो आप ये गति को आंसर में लिखोगे। उसके बाद आप चलोगे लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, लक्षण में आपको ये बताना होता है, एग्जाम में आता है, जो पूछा जाता है कि लक्षण क्या है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में प्रीवियस पेपर से उठाओगे आपको मिलेगा। तो लक्षण मैं बता दूं, सामान्य लक्षण क्या होता है। सामान्य लक्षण बहुत सरल है, वर्ण जो होता है श्रावण का होगा, पिंडिकाओं से युक्त होगा, शोफ होगा, पीड़ा होगी। सेम अपनी उंगली वाला वो दर्द जितना भी बचपन में होता था ना, उसको मान लो। उसके बाद अगर बड़ा होता है तो देखो बहुत बड़ा घाव होता है तो रक्षा होगा, अंदर शैल छिपा हुआ है लेकिन ब्लीडिंग होती जा रही है, गोली लग गई, गोली अंदर है, ठीक है, लेकिन हमारा ब्लीडिंग होती जा रही है, घाव लगा है, तो हमें वो क्या करना है, वो नीचे जो प्रणर शैल है उसे निकालना है। ठीक है, अगर वो कहीं पे ऐसी जगह तो वहां पे एक जो ब्लड आ रहा होगा वो बुदबुदा, मतलब एक बुलबुलाहट की आवाज होगी, जैसे पानी की गुड़गुड़ाहट, तो वैसे से बुदबुदाहट सी होगी, वहां पे क्या होगा, एक वात यानी वायु वहां से निकल रही होगी, वैसा महसूस होगा। मांस उत्पन्न, मांस बाहर आ जाएगा, एक मुलायम मांस होगा, क्योंकि घाव लग चुका है इसलिए मुलायम मांस हो सकता है। व्रण जो होता है वो शैलयुक्त, इस कंडीशन में जब ये लक्षण दिखे तो समझना चाहिए इसके अंदर शैल्य है। ठीक है, इस घाव के अंदर शैल्य है, उसे हमें निकालना है। तो ये तो नॉर्मल सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण आप याद करके दिमाग में अपना रख दो, चोट सब समझ में आ जाए, लिख लो, इसे याद करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप ये श्लोक है, जिसको श्लोक लिखना है वो श्लोक लिख सकता है। मैं बहुत आराम से यहाँ पे चल रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी होने पे होता है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ लो एक बार, उसके बाद आपको जगह। लास्ट वन अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं विशेष लक्षण। विशेष लक्षण क्या है, विशेष लक्षण में मैंने एक चीज आपको बतानी है कि विशेष लक्षण ये है, ठीक है, ये जो आपको दिए गए, जिसको श्लोक याद हो जाता है बहुत बेस्ट है। ये श्लोक छोटा सा है और आपको पूरे के पूरे मांस में, त्वचा में, कहाँ पेशी में, शिरा में, स्नायु में, श्रोत्रस में, सबके आंसर देता है। ठीक है, नहीं तो हिंदी याद करने वालों को मैंने वो भी करा, स्लाइड बड़ी हो जाती है इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे भी रखा। पहला, विशेष लक्षण का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस पे, यानी पर्टिकुलर उस जगह पे, जैसे त्वचा, मांस, उसको इंडिकेट करते हुए क्या लक्षण देखोगे। तो फटाफट रेडी हो जाओ, ये फटाफट मैं तैयार करती हूँ। देखो, त्वचा में रंग बदल जाएगा, विस्तृत या कठिन हो जाएगी, मांस में शोफ अधिक हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और शैल का मार्ग जो रोपण नहीं होना, यानी वो दिखेगा यहाँ पे घाव सा, पीड़ा होनी ही है, चोष यानी एक सुई से चुभने से एक दर्द होगा, वेदना होगी और पाक हो जाएगा, तो मांस में है वो। पेशी का मतलब है, पेशी में अगर पेशियों में चला गया तो चोष वही सुई से चुभने वाली होगी, और शोफ यानी स्वेलिंग्स हो जाएगी, और बिना इससे जो संबंधित होते हैं वो सारे लक्षण होंगे कि इन्फ्लामेशन हो रहा होगा वहां, अगर पेशियों में है। शिराओं में अगर है तो वहां से रक्त अवरोध हो जाएगा। तो अब चलते हैं स्नायुगत। तो स्नायुगत में जब होगा तो वहां संकोच होगा, ठीक है, संकोच, श्रोत, तीव्र श्रोत मतलब और भयंकर, यानी स्नायुगत में तो ज़्यादा ही उसमें पेन फील हो रहा होगा, ज़्यादा ही उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, तो संकोच होगा, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। श्रोतोगत में, अगर श्रोतोगत में होगा तो शैल्य होने पे क्या होता है, जो कार्य होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, यानी जो भी श्रोता, जैसे प्राणवश होता है अगर वहाँ है, यानी आप फेफड़े में या फिर कहीं भी वहाँ पे चला गया है, तो
सांस लेने जो उसका फंक्शन है, मतलब जो उसका कार्य है वो बंद हो जा रहा है। तो अगर वो सांस लेना चाहे तो सांस में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब है जिस श्रोतोगत में शैल्य का प्रविष्ट हो गया है, तो जहाँ प्रनष्ट शैल्य उत्पन्न है वहाँ पे वो पर्टिकुलर श्रोता वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा, अपनी मुख्य कार्य को नहीं कर पाएगा। धमनी में है तो धमनी में क्या है, धमनी में जब चला जाएगा तो ये एक श्लोक है जो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे उसमें क्या, धमनी में जाने, धमनी का जो कार्य क्या, फेन वाले रक्त बाहर निकलने लगेंगे, वायु शब्द हो निकलेगा, अंग मर्दन, पिपासा और हलास होगा। हलास मतलब बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी होगी जब धमनी में है, ठीक है। तो ये मेन मुख्य कारण है, इसलिए है कि इंडिकेट कर दे रही हूँ, आप ऐसे आंसर को एक्सप्लेन करोगे तब ये लिखते जाओगे। अब मैं तेज फास्ट हो रही हूँ तो यहाँ पे आपको क्योंकि अस्थि में है, ठीक है, तो मैं अब जल्दी जल्दी आपको ये टॉपिक ओवर करने वाली हूँ। अब आपने भेद, गति, उसके बाण क्या है, उसके रूप क्या है, उसके बाद उसके सामान्य लक्षण क्या है, विशेष लक्षण क्या है। तो विशेष लक्षण में अस्थि में आ गए हो, तो अस्थि में क्या होगा, अस्थि जो होगी वहाँ पे वेदना और शोफ होगी। सीधी सी बात है, अगर बोन में कोई भी कहीं भी शोफ होगा वहाँ पे समझ लो कि कोई ना कोई शैल प्रविष्ट कर, आपको चोट लगी और कोई प्रविष्ट कर गया उसमें, तो जब शैल प्रविष्ट है तो वहाँ वेदना और शोफ होगी। अस्थि विवर में अस्थि पूर्णता यानी फूलनेस, ऐसा भारी भारीपन सा लगेगा, उसमें तोद यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा, और बल श्रांस मतलब वहाँ पे अब ताकत लगाने की क्षमता नहीं रह जाएगी। संधि में अगर होगा तो संधि में वही चीज़ आटोप होगा, कोष्ठगत में आटोप, अनोप, मूत्रपुरी, और उसमें आपको व्रण जो होगा वो बदलता हुआ संधियों में एक हल्का सा रंग का जो परिवर्तन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको वो भी परिवर्तन समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपने जो पर्टिकुलर प्लेस पे हैं, जैसे संधि में जब हुआ तब, अस्थि में हुआ, अस्थि विवर में हुआ, मांस मोचन में हुआ, सब कंप्लीट करें। तो आपने विशेष लक्षण कर दिया जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब आपको आता है एक मेन पॉइंट मैं बता दे रही हूँ कि गुप्त शैल के समान लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ये पॉइंट आप लोग जरूर लिखना अपने एग्जाम में कि गुप्त शैल के सामान्य लक्षण क्या है। एग्जाम में बताते टाइम ये इसलिए मेंशन किया जाता है कि आचार्य सुश्रुत ने इसको स्पेसिफिक श्लोक बताकर लिखा, उसमें कुछ उदाहरण दिए थे। जैसे कहा था कि अगर शरीर में शोफ होता है तो हाथी के कंधे पे बैठने पे, घोड़े के पीठ पे बैठने पे, पहाड़ों पे चलने पे, व्यायाम करने पे, शीघ्र चलने पे, ये आपको छींकने में, खांसने में, ढकाने में, व्यायाम करने में, या फिर कोई भी ऐसा करने, प्राणायाम करने पे, सांस लेने पे, मल मूत्र का त्याग करने पे भी आपको एक वेदना उत्पन्न होगी, ठीक। उस पर्टिकुलर जगह पे शोथ होगा, उस जगह पे पीड़ा हो रही होगी, तो आप समझ सकते हैं कि उस रोगी के अंदर शैल्य है, यानी कोई ना कोई शैल्य उत्पन्न है उस जगह। तो ये एक सामान्य लक्षण था और उसके साथ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए थे, इसलिए आप अपने आंसर में ये मेंशन ज़रूर करोगे। ये आपको आंसर को बड़ा करने में और उसको एक्सप्लेन करने में ईजिएस्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर याद हो जाएगा कि अगर शैल्य अंदर है, प्रविष्ट कर चुका है और वो छिपा हुआ है, नष्ट शैल्य है, तो ऐसे कार्य करने पे हमें बाधा होगी, वेदना होगी, यानी पीड़ा होगी एक, ठीक है, शोफ होगा, सोथ होगा। दूसरा, शरीर का जो वो अंग हो उसमें सुई से चुभने की पीड़ा हो रही होगी, उसमें गुरुता आ जाएगी, घर्षण या श्राव निकलता रहेगा रक्त का। कई बार रोगी को जहाँ पे अधिक रक्षा करना, वहाँ पे बार बार वो इंसान उस चीज़ को बचाएगा क्योंकि उसके अंदर शैल्य है और कंटिन्यूअस उसको पेन होता जा रहा है। तो हो सके अगर हाथ में, तो हाथ जैसे भी आप टच किया तो उसे बचाता रहेगा, तो समझ लेना वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको। तो शैल्य से अगर हिस्ट्री मिलती है तो शैल्य उसमें आप चेक करोगे, एग्जामिन करोगे। तो ये जो है छोटे छोटे जो बातें हैं, ये बहुत लिखने वाली बातें होती हैं, आंसर को एक्सप्लेन करने वाली बातें होती हैं, इसमें कोई लर्निंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये आप अपने माइंड मेकअप करो और उसमें कैसे एक शैल्य होने पे आप खुद अनुभव करोगे, उन चीज़ों को लिखते चलो, तो ये आंसर को बेस्ट बनाता है एक्सप्लेनेशन में। अब मेन पॉइंट आते हैं शेष की चिकित्सा, जो पूछी गई थी कि चिकित्सा, तो दो तरह का यहाँ बताया गया है। दो तरह की शैल्य में भेद किए गए जो आचार्य सुश्रुत ने किया, उसमें इन्होंने बताया कि अवबद्ध होगा और एक अनवबद्ध होगा। तो अवबद्ध में वो होगा जो धातु में शैल्य जाके गड़ा हुआ है, ठीक है, और अनवबद्ध हो जो शिथिल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने 15 उपाय बताए थे इनके अनवद्ध शैल्य के, ठीक है, 15 उपाय बताए अनवद्ध शैल्य के। तो यहाँ पे क्या उपाय बताया उन्होंने, रट ले जाना, स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, पीड़न, स्वभाव, पाचन, भेदन, दारण, पीड़न, प्रमार्जन, निर्धमार्जन, सॉरी निर्धमापन, वमन। निर्धमापन मतलब होता है कि
नस्य आदि से, जैसे नस्य करके हम उस शैल्य को बाहर निकालते हैं। ये वो उपाय हैं। जब एक शिथिल पड़ा हुआ शैल्य शरीर में पड़ा हुआ तो हम स्वभाव से, यानी स्वभाव का मतलब है कि वो उसे दबा करके या करके बाहर निकलता है, कोई है तो उसे निकाल ले जाएंगे। पाचन करा के, पाचन से भी वो बाहर निकल जाएगा। भेदन की क्रिया करा के दारण, पीड़न, प्रमंजन, निर्धमर्पण, वमन की क्रिया से विरेचन करा करके, प्रक्षालन करा करके, प्रतिमर्श, प्रवारण, आशूषण, अयस्कांत, अयस्कांत और हर्ष स्वभाव, ये जो है 15 उपाय हैं जो आपको अपने एग्जाम में मेंशन जरूर करना है। जब 15 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको सिर्फ इस तरह से लिख देना है और वहाँ पे आपको इन उपायों को बता देना है कि ये 15 उपाय आचार्य सुश्रुत ने अपनी संस्थाओं में व्याख्यान किया, वहाँ वर्णन दिया और इनके नाम आप ऐसे मेंशन करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से जैसे वमन आप उल्टी करा करके, ठीक है, पेशेंट्स को अगर उसके पेट में है, शैल्य है या फिर चला गया तो उसे वोमिन करा के, विरेचन, पाचन दीपन की दे करके डॉक्टर उसे बाहर निकाल से विरेचन द्रव्य दे सकते हो। तो ये प्रक्षालन करके, प्रतिमर्श करके, तो इस तरीके से आप शैल्य को बाहर निकाल सकते हो। दूसरा मेन पॉइंट आता है शैल्य। अब स्लाइड आपकी जो आंसर को कवर खत्म करने वाली है। तो शैल्य निर्हरण जब लिखोगे तो उसका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो प्रतिलोम विधि होगी या तो अनुलोम विधि होगी। चाहे बड़ा हो या छोटा शैल्य, दो ही उपाय है, या तो प्रतिलोम विधि से निकालो या अनुलोम विधि से निकाल लो, ठीक है। 27वां अध्याय जो शैल्य निर्हरण को बताता है आचार्य सुश्रुत का संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे यहाँ देखोगे, बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इन्हें देखोगे। अब ये एसी का ही पार्ट है। तो अनुलोम विधि क्या है, प्रतिलोम विधि क्या है, ठीक है। और एक मेन पॉइंट प्राचीन अवार्चीन जो वर्ड आ रहा है वो क्या है भी मैं बताऊंगी। तो अनुलोम विधि क्या है, जब शैल्य को निर्हरण कर रहे हो तो विधियां, जो 2 मेथड्स यूज हो रहे हैं वो हैं अनुलोम। अनुलोम में हम क्या करते हैं, शैल जिस दिशा में उस इस सीधी दिशा में हम उसको निकाल दें, एक दूसरा मार्ग बनाएं और सीधे उसे निकाल दें वहाँ से, तो ये अनुलोम विधि है। यानी शैल जिधर से प्रविष्ट किया है उसी से सीधे गति कर रहा है और उसी की सीधी गति में एक दिशा में, उसी सीधी दिशा में हमने एक मार्ग और बना दिया, वहाँ पे कट लगाया, होल किया, वहाँ से हमने उसको शैल के सर्जरी में उसका प्रयोग करके, शैल की जो विधियाँ उनसे प्रयोग करके हमने यंत्र शस्त्र का प्रयोग करके उसे बाहर निकाल दिया शैल्य को, ठीक है। वो अनुलोम विधि है। यानी जिस रास्ते से वो गया उसी रास्ते के सीधाई में हमने एक दूसरा मार्ग बना के उसे निकाल दिया, अनुलोमन विधि। प्रतिलोमन विधि में हम क्या करते हैं, जिस मार्ग से सैर गया उसके विपरीत हम, ठीक, सॉरी, जिस मार्ग से वो गया उसी मार्ग से, यानी जैसे चुभा, हमने दबा करके उसको चूषण विधि से या उसे बाहर निकाल दिया, ठीक है। जैसे कोई उसी मार्ग, जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से निकाले तो प्रतिलोम, जब विपरीत मार्ग या फिर उसके सीधाई में दूसरा मार्ग से निकाले तो अनुलोमन, ठीक है। यहाँ पे आवर्चनीय शैल और प्रवर्चनीय शैल जो है, अब वो वर्ड आता है तो इसको मैं बता दूं। आवर्चनीय शैल वो होते हैं जो शैल अंदर प्रविष्ट ना हो, ऊपर ही ऊपर होते हैं, उन्हीं को हम प्रतिलोम विधि से निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ पे प्राचीन शैल होता है जो दूर तक चला गया था, मर्म आदि इस जगह पहुंचा था, वहाँ पे हम अनुलोम, वो ये विधि ना करके अनुलोमन करके, यानी दूसरे मार्ग से निकालते हैं, ठीक है। और आवर्चनीय शैल को हमने निकाला ही है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि प्राचीन और आवर्चनीय शैल जब देख लेते हैं कि प्राचीन होते जो मर्म या कोष्ठ आदि स्थान में चला गया, तो वहाँ पे हम शैल को अनुलोमन से निकालते हैं, ठीक है। और आवर्चनीय शैल जो ऊपर ही ऊपर होता है उसको प्रतिलोमन मार्ग से, यानी उसी मार्ग से निकाल ले रहे हैं, दूसरा मार्ग नहीं खोलते हैं, ठीक है। अनुलोमन में हमेशा उसी जिस से प्रविष्ट होता है उसी के सिधाई में दूसरा मार्ग से ओपन करके निकाल लेते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा, अब यहाँ पे आंसर आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, आपने ये सारा बता दिया, ठीक है। तो आपको ये पूरी स्लाइड कैसी लगी, कैसा हुआ, आपको ये आंसर कैसे कंप्लीटली आपको समझिए, बुक्स लीजिएगा, पढ़िएगा और ये शॉर्ट्स में आप देखिएगा, ठीक है। तो चैनल पे आप बने रहें अब तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें अपना कमेंट्स दे करके इसका रिस्पॉन्स दीजिएगा।